सो गाइज मेरे ख्याल से अभी जब लास्ट टाइम मैं लाइव था तो उसमें एक पेशेंट की बाबा क्वेरी थी। और वो क्वेरी ये थी कि हमको कितना टाइम लगेगा और ये हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, एज़ोस्पर्मिया का पीछे रीज़न क्या है, आप कैसे जानोगे कि किस तरीके से होगा, या फिर आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा केस मेरा है। तो मेरे ख्याल से इस पे बहुत डिटेल्ड वीडियो बनती है। मैं आपको बस छोटे छोटे पॉइंटर से आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहली चीज़ समझना, जब भी हमारे पास पेशेंट एज़ोस्पर्मिया का हुआ आता है तो हमारे पास भी बहुत सारे अलग अलग चीज़ें चल रही होती हैं। जैसे कि हम मोस्टली केसेस देखते हैं, किसके देखते हैं, ज़्यादातर देखते हैं केसेस की आपके हार्मोन्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं चल रही, जो स्पर्म बनाने की मशीन है। दूसरा, उसको टारगेट करने वाला हमारा ब्रेन भी होता है। मतलब कि एक तो हमारा ऑलमोस्ट पूरी बॉडी, जहाँ पर हमारे फिजिकली ब्रेन भी सिग्नल दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, बट हार्मोन सपोर्ट नहीं कर रहे। पहला रीज़न ये। दूसरा रीज़न ये होता है कि मेरा ब्रेन ही सिग्नल नहीं दे पा रहा, हार्मोन्स ट्रिगर नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से मेरे स्पर्मेटोजेनेसिस या जिसे हम बोलूं स्पर्म बनाने वाली फैक्ट्री में काम नहीं चल रहा। दूसरा रीज़न। तीसरा रीज़न क्या होता है कि मान के चलिए मेरे पास स्पर्म प्रोडक्शन प्रॉपर बन रही है, बट किसी ना किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से वहाँ पर स्पर्म बाहर नहीं निकल पा रहा। तीसरा रीज़न। चौथा रीज़न, जहाँ पर मेरे टेस्टिस काम ही नहीं करते, जहाँ पर मेरे हार्मोन्स को और मेरे स्पर्मेटोजेनेसिस दोनों को ही नहीं सपोर्ट कर रहे, एक वो रीज़न बन जाता है। ठीक है, छठा रीज़न ये हो गया। अब एक और रीज़न इसमें बनता है, जहाँ पर टेस्टिकल्स हमारे पास तो है ही नहीं, तो हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस काम ही नहीं करेगी। ठीक है, एक रीज़न ये भी बन जाता है। अब इसके बाद एक रीज़न और बन जाता है, जहाँ पर जेनेटिक डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, जहाँ पर क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम आ गया या अलग रीजंस हो गए। एक तो वो कंडीशन बन जाती है जहाँ पर एज़ोस्पर्मिया या नील स्पर्म काउंट आता है। इसके अलावा यहाँ पर हम एक अलग रीज़न भी देखते हैं, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि सेकेंडरी एज़ोस्पर्मिया। जैसे कि मान लीजिए कि पहला आपका एक चाइल्ड हो गया, बट ओवर द टाइम पीरियड लाइफस्टाइल की वजह से या फिर किसी ऐसी रीज़न की वजह से कि कोई बीमारी होकर गई हो, जैसे कि आपका कीमोथेरेपी लंबे टाइम तक चली हो या रेडियोथेरेपी लंबे टाइम तक चली हो, उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर भी स्पर्म काउंट कम होते गए, धीरे धीरे वो नील की तरफ आ गए। ये कुछ कैटेगरीज अलग आ जाती हैं, जहाँ पर हम किसी न किसी कॉज की वजह से अपने आप को एज़ोस्पर्मिया में ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये मल्टीपल रीजंस हैं इसके, जहां पर हम समझने की कोशिश करते हैं, वो भी आपकी हिस्ट्री से। अब आप कहते हैं कि मैंने पहली रिपोर्ट करवाई और यहाँ पर मेरे को नील स्पर्म काउंट आया, तो पहले हम प्लानिंग जो देखते हैं वो ये देखते हैं कि आपकी बॉडी पे फेशियल हेयर कितने हैं, आपकी चेस्ट पे हेयर है या नहीं है, ठीक है, आपकी बॉडी पे हेयर की ग्रोथ है या नहीं है, मैन वाली जो एक मेल हॉर्मोन्स जो आपके होने चाहिए वो सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो वहाँ पर एक हार्मोनल का एक टेस्ट किया जाता है, जिसमें हम हार्मोनल ऐसे बोल देते हैं, जिसमें हम टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स को चेक किया जाता है, बाकी FSH के लेवल को चेक किया जाता है, प्रोलैक्टिन को देखा जाता है, बट तो नहीं रहा। ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हैं जिसको हम पहले चेकआउट में करते हैं। देन उसके बाद क्या होता है कि हम आपकी लाइफस्टाइल पूछते हैं, लाइफस्टाइल में क्या क्या चीज़ें आपकी चल रही हैं, किस तरीके का खाना खाते हो, कैसी लाइफ है, स्ट्रेसफुल है या कोई ऐसी बीमारी होकर तो नहीं गई है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आएगी या नहीं आएगी, उसके बारे में डिस्कस किया जाता है। अगर उसमें भी मान के चलो कि आप कहते हो कि नहीं है, हमारी कोई ऐसी बीमारी नहीं लगी है, फिर देन फर्दर उसके बाद की जाती है कि पहले कोई ऐसी रिपोर्ट है जहाँ पर आपकी सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट में कुछ स्पर्म आए या नहीं आए, उसमें क्लियरेंस मिलते कि क्या प्रॉब्लम आ रही है क्या नहीं आ रही। अगर वो पहले आते थे, चाहे वो 1 या 2 स्पर्म काउंट ही आए, उसमें चाहे 1 या 2 मिलियन ही भी आए, तो उसके बाद वो कट डाउन होते हुए सीधा हमने एज़ोस्पर्मिया पे छलांग मारी, वो वाली कंडीशन को पूछा जाता है। देन ये वाली कंडीशन भी अगर आप मना करते हैं तो फिर देन उसके बाद आगे हम अल्ट्रासाउंड रिकमेंड किया करते हैं, जिसमें अल्ट्रासाउंड में ये क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में ये जो दिक्कत है जो आपको एज़ोस्पर्मिया की आई है वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से आई है कि कोई ब्लॉकेज तो नहीं आ रही है, किसी तरीके की कोई दिक्कत तो नहीं है, वेरिकोसील की वजह से तो नहीं हमें स्पर्मेटोजेनेसिस लैक दिख रही है, या फिर हम यहाँ पर ये देखते हैं कि कोई इन्फ्लेमेशन तो नहीं वहाँ क्रिएट हो रही है, या फिर हम देखते हैं कि ऑर्काइटिस या कोई भी ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, या उसके साथ हम ये भी प्रेफरेंस देखते हैं कि जो आपके HPF है वो तो नहीं बढ़ रहे हैं, एज इन फर्स्ट सेल्स के जो दिक्कत है वो तो नहीं ज़्यादा बढ़ रही है। तो ये मल्टीपल चीज़ें जिसको हम काउंटर करने की कोशिश करते हैं जब आपकी रिपोर्ट्स आती है। देन अगर यहाँ पर भी काम नहीं कुछ करता तो फिर उसके बाद एक FNAC बोल दिया जाता है, या कुछ डॉक्टर्स वहाँ पर बायोप्सी रिकमेंड कर देते हैं। FNAC में ये होता है फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी बोला जाता है, जो बेसिकली निडल से आपका सैंपल लिया जाता है अंदर का, जिसमें ये देखा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस काम कर रही है नहीं कर रही है।
ठीक है। देन अगर ये भी चीज़ें, अगर FNAC भी हमें फुल प्रूफ नहीं देती, तो देन उसके बाद वो बायोप्सी जाते हैं, वो बिल्कुल सर्जिकल प्रोसीजर में चला जाता है। तो इसलिए उसको रिकमेंड ना करते हुए आजकल FNAC को ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है। अब ये इतनी मल्टीपल चीज़ें हैं जिसको हमें चेक करना होता है कि कहाँ पर किस चीज़ की कमी है। कोई भी डॉक्टर इस दौरान क्या करता है, मेडिकेशन को कंटिन्यू रखता है। वो इसलिए रखने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि कभी हम किसी चीज़ में लैग कर रहे हैं, जैसे कि आप समझो कि हम विटामिन डी में या B12 में लैग कर रहे हैं, या फिर जिंक में हम लैग कर रहे हैं, या फिर हम किसी ऐसे कंपोनेंट जो न्यूट्रिशन हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस को मिलना चाहिए उसमें लैग कर रहे हैं, वो चीज़ें कंप्लीट अप होती रहे। तो इसीलिए हम 3 महीने का टाइम कोई भी टाइम पीरियड में वो कंटिन्यू रखने की कोशिश करता है। इतने मल्टीपल चीज़ों में टेस्ट की रिकमेंडेशन डिपेंडिंग ऑन योर केस पे होती है। अब जैसे मान लीजिए कि मेरे पास हार्मोनल इश्यूज की वजह से शायद मेरे को स्पर्मेटोजेनेसिस में इशू आ रहा हो, तो मेरा क्या होगा कि फर्स्ट 1 मंथ में या 2 मंथ में मैं एक बारी हार्मोनल एसे बाद में रिकमेंड करूंगा कि वहाँ पर एक बारी हार्मोनल एसे करो, पुरानी और नई रिपोर्ट में डिफरेंस देखो कि जिसमें हमको कुछ क्लैरिटी मिल रही है, हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बढ़ रहे हैं या हमारा प्रोलैक्टिन लेवल कम हो रहा है, या FSH और LH लेवल हमारे कम हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ये सारी चीज़ें उसमें दिखाई देने को मिलती है कि हाँ, पहले से बेटर परफॉर्म चल रही है हमारी हार्मोन्स की, जिसकी वजह से हमें ये लगता है कि होप है वहाँ पर आगे कहानी बढ़ाएंगे तो शायद चीज़ें हमारे फेवर में चली जाए। तो ये मल्टीपल चीज़ें होती हैं जिसके बारे में हम बात भी करते हैं, और इसीलिए हम फॉलोअप डॉक्टर्स को भी रखते हैं कि क्या कंडीशंस अभी कंटिन्यू चल रही है, क्या नहीं चल रही है, कौन सी मेडिकेशन को हमें बंद करना चाहिए, कौन सी हमें कंटिन्यू करनी चाहिए। और बहुत सारे केसेस में हम पूरी मेडिसिन को कंटिन्यू रखने की इसलिए कोशिश करते हैं क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर हम निकालते हैं तो उसका किया हुआ काम भी वो एक तरीके से फेल की तरफ बढ़ जाता है। तो इतने मल्टीपल रीजंस होते हैं जिसके लिए हमें एड ऑन्स करने होते हैं या सब्ट्रैक्शन करनी होती है एज एन मेडिकेशन में। वो कोई भी डॉक्टर करता है, ऐसा नहीं है कि कोई डॉक्टर नहीं करता, वो उसको करने की रिक्वायरमेंट है। जैसे जैसे हमको कंडीशन आपके मुंह से पता चलती रहेगी वैसे वैसे हम उसमें ऑल्टरेशन करते रहे। तो ये एक फैक्ट है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि कभी भी अगर आप एज़ोस्पर्मिया के पेशेंट हैं, अपने डॉक्टर को एकदम से मत छोड़ो। उससे क्या होता है कि जो भी उन्होंने मेहनत करी है आप पे, जैसी भी मेहनत करी है, वो मेहनत एक तरीके से उनके लिए भी फेल हो जाती है, आपके लिए भी फेल हो जाती है। तो वहाँ पर ना क्लियरिटी मिल पाती है ना कुछ होती है। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट एज़ोस्पर्मिया के ये भी करते हैं कि 1 महीना कहीं और से दवाई खा ली, 1 महीना कहीं और से खा ली। अब वो दोनों में यही कह रहे होते हैं, आयुर्वेदी तो खाई थी लास्ट महीने, इसमें भी तो आयुर्वेदी खाया। तो आयुर्वेद मैटर नहीं करता, सबसे पहले मैटर करता है कि कॉम्पोजिशन कौन क्या किस चीज़ की दे रहे हैं। अब कोई गोल्ड की कंपोजिशन दे रहे हैं आपको कि वो स्पर्मेटोजेनेसिस को एक्टिव करे या स्पार्क दे, कोई आपको सिर्फ एक नॉर्मल कंपोजिशन दे रहे हैं जिसमें सिर्फ एक शुक्र मात्रिका वटी हो गई, जिसकी कंपोजिशन में एक नॉर्मल कहता हूँ कि शुक्र मात्रिका वटी स्पर्म काउंट बढ़ा सकती है, बट वो ऐसे लेवल पे नहीं बढ़ा सकती जहाँ पर नील स्पर्म काउंट है। तो ये बहुत अलग अलग चीज़ें होती हैं कि जहाँ पर हमें कैलकुलेटिव मोड पे चलना पड़ता है। तो इसलिए अपना केस थोड़ा सा सभी के सभी एज़ोस्पर्मिया में थोड़ा रेयर समझा करो, क्योंकि जब तक आप उस चीज़ को समझोगे नहीं तब तक आप खुद भी जान नहीं पाओगे। और एज पर डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे अपनी रिपोर्ट्स को भी आगे आगे बढ़ाया करो। अब बहुत सारे पेशेंट्स यहाँ पर ऐसे भी होते हैं कि हम क्यों टेस्ट करवाएं सर, नील नहीं आना है, हम नहीं करवा सकते टेस्ट अभी, ऐसे भी पेशेंट्स मिलते हैं। तो यहाँ पर हम ये चाहते हैं कि पेशेंट भी अपने लिए भी एक्टिव हो, वो शर्मा शर्मी में ना जाए, अपने डर से पहले जीत ले, उसके बाद कोई भी अगर इलाज ले रहा है, चाहे वो एलोपैथी ले रहा हो, चाहे वो होम्योपैथी ले रहा हो, चाहे वो आयुर्वेद, वहाँ पर फ्रूटफुल जो है अपने रिजल्ट्स को गैदर कर पाए। अगर आपको एज़ोस्पर्मिया है तो प्लीज़ अपने डॉक्टर के साथ बनाए रखिए, मिलते रहिए या फ़ोन पे कंटिन्यू रखिए बातचीत, क्योंकि वो समझना चाह रहा है कि एक्चुअली अब क्या पड़ा हुआ है, अब क्या नहीं है। सो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। शायद आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ आई होंगी कि किस किस कारण की वजह से एज़ोस्पर्मिया हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।